रेलगाड़ी। और इसमें आपको कितने कंसेप्ट पढ़ने हैं जी? टोटल 5 कंसेप्ट। और यह 5 कंसेप्ट जब आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी रेलगाड़ी में। और रेलगाड़ी के ये 5 कंसेप्ट एक एक करके हम लोग देखेंगे। एक पड़ाव को हमने समाप्त किया। पहला पड़ाव क्या था जी? टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के जितने भी बेसिक कंसेप्ट हो सकते थे मैंने आपको सिखा दिया। दूसरा कंसेप्ट क्या है? ट्रेन का। तो ट्रेन में टोटल 5 थ्योरियां बनेगी। एक एक करके 5 थ्योरी पढ़ेंगे। अब सुनिए, अब मैं भले ही आपको रेलगाड़ी पे समझा रहा हूं, रेलगाड़ी। अब ऐसा नहीं कि केवल रेलगाड़ी पे ही लागू होगा, यह चीज आपका ट्रक, बस, ठीक है जी, कार वगैरह पे भी लागू होगा। ये नहीं कि खाली रेलगाड़ी पे समझा रहे तो कहिएगा ट्रक के बारे में थ्योरी कहां पढ़ा है, बस के बारे में थ्योरी कहां पढ़ा है, कार के बारे में थ्योरी कहां पढ़ा है। तो हर एक उस वस्तु पे हम थ्योरी दे रहे हैं जो गतिशील हो। ट्रक भी चलता है, बस भी चलता है, आप भी चलते हैं, कार भी चलती है, बस चलती क्या नहीं है जी? पुल, प्लेटफॉर्म, ब्रिज, ये सब वस्तुएं, पेड़, ये सब स्थिर होता है। तो यहां जो भी कंसेप्ट होगा रेलगाड़ी पर, भले ही मैं दे रहा हूं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन किस पे बनता है जी? रेलगाड़ी पर, लेकिन यही सब कंसेप्ट आप ट्रक, बस, कार वगैरह पे भी लगा सकते हैं जो क्या हो जी? गतिशील में हो। तो आइए इसका पहला कंसेप्ट, इसमें देखिए क्या क्या बात होगी। इसमें एक बात होगी आपका, इसमें बात किया जाएगा हम लोग रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या बोला है? इसका हिंदी क्या होता है? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल। जब रिलेटिव स्पीड की बात होगी तो इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे RS। आप समझ जाइएगा हम क्या करना चाहते हैं? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड को हिंदी में क्या कहते हैं? सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल क्या है? थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला थ्योरी, थ्योरी नंबर 1। चलिए यहां पे देखिए हेडिंग क्या दिया गया है? यदि कोई ट्रेन किसी पोल या किसी स्थिर व्यक्ति को पार करे, यानी किसको पार करेगी जी? कोई पोल हो या कोई रुका हुआ आदमी हो, उसको पार करे तो क्या होगा? पहला थ्योरी। तो देखिएगा, यही मान लीजिए पोल हो गया या यही मान लीजिए कोई आदमी हो गया, तो आप खुद बताइए क्या ट्रेन के सामने हम लोगों का कोई औकात है जी? हमारी लंबाई चौड़ाई क्या ट्रेन के सामने कुछ भी है? जैसे हम लोग के सामने चींटी का वैल्यू नगण्य है, ना के बराबर है, कि उसी तरह ट्रेन के सामने एक इंसान हो या जैसे कोई खंबा हो, पेड़ हो, तो देखिए यह हो गई इसकी लंबाई और यह इसकी क्या हो गई? चौड़ाई। तो ट्रेन कैसे पार करती है? ऐसे चौड़ाई को पार करके जाती है, इसको थोड़े ना पार करती है। ये तो ऐसे खड़ा रहेगा, आदमी भी ऐसे खड़ा रहेगा। अगर मान लीजिए आदमी ऐसे खड़ा हो गया तो ट्रेन तो बीचों बीच काटते हुए निकल जाएगी। तो कभी भी आदमी खड़ा होगा रेलवे ट्रैक के साइड में खड़ा होता है, ना कि रेलवे ट्रैक के ऊपर आके खड़ा होता है। तो जब भी पार करती है तो इस तरह खड़े व्यक्ति के या पोल के या पेड़ के ऐसे पार करके निकलेगी, यानी इसकी चौड़ाई को पार करती है, लंबाई को पार नहीं करती है। तो आइए, तो क्या यह अगर मान लीजिए कोई पोल हो या कोई पेड़ हो, चाहे कोई स्थिर व्यक्ति हो, तो क्या इसकी औकात किसी ट्रेन के सामने कुछ भी है? तो कहिएगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। एक ट्रेन यहां पे आई तो कहिएगा ट्रेन का दूरी के सामने आदमी या पोल की जो चौड़ाई है उसकी दूरी नगण्य होती है, मतलब यहां पे इसकी दूरी को हम 0 लेकर चलेंगे। तो क्या होगा जी? तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर, तो आप कहिएगा डिस्टेंस बटे में क्या जी? स्पीड। यहां डिस्टेंस किसका? तो गति में केवल कौन है जी? ट्रेन है। पोल या आदमी क्या है जी? स्थिर है। पहला कंसेप्ट में जो भी हम पढ़ा रहे हैं, अभी जो भी स्थिर वाला वैल्यू होगा उसको पढ़ा रहे हैं। फिर आगे पढ़ेंगे जब आदमी क्या हो? गति में हो। तो आदमी हो चाहे पोल है तो रुका हुआ है, ट्रेन अपना आएगी या इसको पार करके क्या करेगी? निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए हम इसी को ट्रेन बना रहे हैं, चलिए यहां पे सामने हथौड़ी है, जैसे यही ट्रेन है, इसका सामने वाला भाग है, ऐसे ट्रेन आई, पार कर रही है। बताइए क्या इसको पार की है? नहीं की है। अभी तक पार की है? नहीं की है। जैसे ही पिछला भाग इसको छोड़ते हुए आगे निकलेगा, आप कहिएगा सर पार कर गई। तो ये पार की है तो क्या की है? ये तो बेचारा पोल हो चाहे आदमी अपने जगह पे खड़ा है, यही यहां से आ रही है, धीरे धीरे करते करते इसको क्या कर गई? पार कर गई। जैसे ही पिछला बोगी इसको पार करके निकला, तो हम कहते हैं कि ट्रेन हमको पार करके निकल गई। तो पार कौन कर रही है जी? आदमी थोड़े ना पार कर रहा है, पार कौन कर रही है? ट्रेन। तो ट्रेन क्या पार कर रही है? आप तो खड़े हैं, अपने लंबाई को ही पार करके निकल रही है। देख लीजिए
क्या पार कर रही है जी? तो यहां से आई, अपनी लंबाई को पार करते हुए निकल गई। समझिए यहां पे, अगर यह ट्रेन इसको पार करेगी तो अपनी खुद की लंबाई को क्या करेगी? पार करेगी। एक बात समझ लीजिए, ट्रेन की लंबाई को ही क्या कहते हैं? ट्रेन की दूरी। ट्रेन की लंबाई को ही ट्रेन की क्या कहेंगे जी? दूरी कहेंगे। ट्रेन की दूरी, कभी मान लीजिए हम कहें ट्रेन की लंबाई या कहें ट्रेन की दूरी, मतलब दोनों बात आपस में क्या है? बराबर। सबको पता है कि ट्रेन जो होगा, ट्रेन यह अमूमन मीटर में होता है, मीटर में, जबकि ट्रेन की स्पीड किसमें मापी जाती है जी? किलोमीटर प्रति घंटा में। वैसे तो हम कहने के लिए मीटर प्रति सेकंड में भी कह सकते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में के स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा मापा जाता है। सबसे समझने वाला बात क्या है कि ट्रेन की लंबाई को ही ट्रेन की क्या कहेंगे? दूरी। तो यहां जो जिस टाइम में यह ट्रेन इस आदमी को पार कर रही है, मतलब केवल अपनी लंबाई को पार कर रही है, और स्पीड, किसका स्पीड? ये तो गतिशील नहीं है, गतिशील तो ट्रेन है, मतलब ट्रेन अपने ही स्पीड में अपनी लंबाई को पार कर रही है, मतलब किसको पार कर गई? उस व्यक्ति को या पोल को पार कर गई। तो यही इसका कंसेप्ट हो गया, यही इसका क्या हो गया जी? कंसेप्ट। आइए अब देखते हैं दूसरा कंसेप्ट। यहां बोल रहा है कि यदि कोई ट्रेन किसी पुल यानी ब्रिज को पार करे, किसी सुरंग यानी इंग्लिश में टनल को पार करे, या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे। अब देखिए, यहां भी जो दूसरी वस्तु है वह क्या है जी? कांस्टेंट है। जिस प्रकार यहां आदमी कांस्टेंट था या पोल कांस्टेंट था, यहां क्या है जी? ब्रिज, सुरंग, टनल और प्लेटफॉर्म, ये भी क्या है? कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए आपको मैं एक ब्रिज के एग्जांपल से समझा रहा हूं। चलिए मान लीजिए टनल है, सबसे अच्छा कि टनल बना देता हूं। ये हमारा टनल है, ठीक है जी। इसी से होकर ट्रेन गुजरेगी। एक ट्रेन इधर से आई, एक ट्रेन इधर से आई और पार करके फिर इधर से निकल गई। पार करके फिर क्या कीजिए? निकल गई। ट्रेन इधर से आ रही है, एरो बता रहा कि आ रही है, और फिर इधर से पार करते हुए निकल गई। तो क्या हुआ होगा सुनिएगा। अब की बार जो टनल होता है वो ट्रेन से कभी कभी लंबा भी होता है, कभी ट्रेन से छोटा भी होता है, ट्रेन के बराबर भी होता है। यानी कि टनल की लंबाई ट्रेन के सामने कुछ ना कुछ होती है, लेकिन आदमी और पोल की तो नहीं होती है। तो इस कंडीशन में देखिएगा, ये तो बेचारा अपने जगह पे है, चाहे प्लेटफॉर्म मान लीजिए, चाहे ब्रिज मान लीजिए, चाहे सुरंग मान लीजिए, जो मानना अपना मान लीजिएगा। ट्रेन आई ऐसे, ट्रेन इसको ऐसे पार कर रही है। क्या पार की है जी? नहीं की है, अभी भी इसका भाग इसमें फंसा हुआ है। ऐसे करके ट्रेन बाहर निकल रही है, क्या अभी भी पार की है? नहीं की है। धीरे 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 ट्रेन ऐसे, देखिए जब पिछला बोगी पूर्णतः इसको पार कर जाएगा तब कहेंगे ट्रेन पार की है। तो ट्रेन क्या कर रही है? अपनी लंबाई तो पार कर ही रही है, साथ ही साथ इस टनल की भी लंबाई पार कर रही है। देखिए कैसे, ऐसे एंट्री मारा, ऐसे करते 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 देखिएगा, जैसे इसका पिछला बोगी यहां पे पहुंचा होगा, देखिए क्या हुआ, यहां से यहां तक की लंबाई और यहां से यहां तक की लंबाई, यानी पूरी लंबाई पार करनी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई ट्रेन किसी सुरंग, ब्रिज या टनल को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी लंबाई भी क्या करती है? पार करती है। अब पार करके निकल गई। तो यहां भी टाइम का वही फॉर्मूला होगा। टाइम बराबर क्या होगा जी? दूरी बटे में स्पीड। तो यहां जो दूरी होगा, कितना दूरी होगा? 2 दूरी होगा। कहिएगा एगो ट्रेन की दूरी और दूसरी सुरंग की दूरी, तो दोनों दूरी को पार करने में, ठीक है जी, स्पीड किसकी होगी? तो स्पीड केवल होगी ट्रेन की। तो यही हो गया आपका फॉर्मूला कि जब कोई ट्रेन किसी टनल, किसी ब्रिज, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, मतलब अपनी लंबाई और उस वस्तु की भी लंबाई पार करेगी उसी स्पीड में। चलिए, अगर मान लीजिए इसी में क्वेश्चन दे कि यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसको किस स्पीड में पार करेगी? तो कहिएगा जिस स्पीड में इस सुरंग या प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ठीक उसी स्पीड में इस व्यक्ति को भी पार करके क्या करेगी? निकलेगी। यहां पे जितने भी लोग होंगे, चाहे पेड़ हो, चाहे जानवर हो, चाहे आदमी हो, जिस स्पीड में इसको पार करेगी उसी स्पीड में उस आदमी, वस्तु को भी पार करेगी। फर्क इतना होगा कि इसमें केवल अपनी लंबाई को ट्रेन पार करेगी, लेकिन इसको पार करेगी तो अपनी लंबाई और इसकी, दोनों की लंबाई को क्या करेगी? पार करेगी। चलिए, उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला कंसेप्ट। चलिए तीसरा कंसेप्ट क्या है कि यदि कोई ट्रेन, यदि एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करे, लेकिन मेन चीज यहां पे है, अगर दोनों ट्रेन गति में हो,
दोनों की दोनों क्या हो जी, गति में ही, ना कि अगर वो ट्रेन को रुकी हुई हो और दूसरी ट्रेन चल रही हो, दोनों की दोनों ट्रेन गति में हो। एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर रही है और दोनों ट्रेन क्या हो जी, गति में। तो अब यहां से दो कंसेप्ट बनेगा। पहला कंसेप्ट कि हो सकता है कि दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही हो, सेम डायरेक्शन में। इसको हिंदी क्या कहेंगे जी, एक ही दिशा में जा रही हो, एक ही दिशा में। और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ये दोनों कंडीशन हो सकता है। आइए एक एक करके फॉर्मूला से देखा जाए। जैसे एक ट्रेन मान लीजिए यहां से ऐसे जा रही है और यह ट्रेन जा रही है इधर, और दूसरी ट्रेन यह भी भाग रही है उधर ही जिधर पहली ट्रेन जा रही है, बस यह ट्रेन आगे है, दूसरी ट्रेन कहां है जी, पीछे। इसका देखिए, इसका स्पीड मान लेते हैं कि S1 है और इसकी स्पीड क्या है जी, S2। इसकी लंबाई ले लेते हैं L1 और इसकी लंबाई क्या ले लेते हैं जी, L2। तो यह ट्रेन भाग रही है, दूसरी ट्रेन उसका पीछा कर रही है। तो कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को कब पकड़ेगी, जब उसका स्पीड आगे वाले स्पीड से ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए आपका कोई आया, बात कर रहा है, मोबाइल छीन के भाग रहा है, वह भाग रहा है 40 के स्पीड से और आप उसको 10 के स्पीड से पकड़ रहे हैं। क्या जिंदगी में कभी पकड़ पाइएगा? कभी नहीं पकड़ पाइएगा। अगर वह 40 के स्पीड से भाग रहा है, आप 40 से ज्यादा के स्पीड से उसका पीछा कीजिएगा ना जी, तब कुछ दूरी पर जाकर वो पकड़ाएगा। जितना स्पीड उसके मुकाबले आपका ज्यादा होगा जल्दी पकड़ाएगा, जितना कम होगा उतना धीरे धीरे लेट से पकड़ाएगा। अगर वो भी 40 के स्पीड से भागे, आप भी 40 के स्पीड से भाग रहे हैं, मान लीजिए दोनों के बीच में 2 फीट का अंतर है, तो जिंदगी भर 2 फीट का अंतर आ जाएगा। बस मेरा जी, तो कभी भी पकड़ने के लिए आगे वाले जो आदमी भाग रहा है, चाहे वस्तु भाग रही है, उससे आपका स्पीड हमेशा ज्यादा होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे S1 जो स्पीड है बड़ी होगी किससे जी, S2 से। यानी पीछे वाले ट्रेन की स्पीड आगे वाले ट्रेन से बड़ी होगी, तभी जाके ये पकड़ पाएगी। तो यहां पे टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर तो वही होता है दूरी बटे में क्या जी, स्पीड। दूरी मतलब क्या, दोनों ट्रेन की लंबाई आपस में ऐड होगी, बटे में बड़े वाले के स्पीड में से दूसरे का स्पीड क्या करेंगे, घटाएंगे। यही आपका है रिलेटिव स्पीड। यही क्या है जी, रिलेटिव स्पीड। यहां पे आपको रिलेटिव स्पीड का थ्योरी आना चालू हो गया। अब इसी को समझना है। मेन कंफ्यूजन अब यहीं से होता है, अब यहीं से समझिएगा। जैसे मान लीजिए 2 ट्रेन, चलिए यहां पे समझिएगा। ये जैसे मेरा मान लीजिए बोतल है, ठीक है जी। एक ट्रेन देखिए भाग रही है, चलिए इसी को समझिए। यह ट्रेन भाग रही है और दूसरा ट्रेन पीछे से इसका पीछा कर रही है, दिख रहा है सबको जी। अब देखिए जब आएगी ट्रेन ऐसे 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 करते हुए, तो क्या अभी तक पार की, कहिएगा नहीं सर नहीं पार की। क्या अभी भी पार की, नहीं की। क्या अभी भी पार की, नहीं की। क्या अभी भी पार की, कहिएगा अभी पिछला बोगी यहां है। जैसे इसको पिछला बोगी इसके इंजन को छोड़ी, तो कहिएगा हाँ सर अब पार कर गई। तो क्या हुआ है, तो एक दूसरे की लंबाई ना पार हो रहा है जी। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई जब एक दूसरे को पार कर गई, मतलब दोनों ट्रेनें क्या कर गई, पार कर गई। तो इसका मतलब है कि जब कोई ट्रेन किसी भी डायरेक्शन में, या तो ऐसे सेम डायरेक्शन में, या दोनों आके क्या जी, या तो दोनों ऐसे सेम डायरेक्शन भागे या दोनों अपोजिट डायरेक्शन भागे, दोनों ही स्थिति में क्या होता है जी, दोनों ट्रेनें एक दूसरी की लंबाई को ही पार करती है। तो यहां जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा, दोनों हमेशा ऐड होगा। किसी भी स्थिति में एक दूसरे की लंबाई को क्या करेगी, पार। लेकिन जब बात करते हैं स्पीड की, तो कैसा भी कंसेप्ट रहे, लंबाई हमेशा ऐड होगा। अभी मैंने आपको दिखा दिया, आप पीछे करके देख लीजिएगा। बार बार कलाबाजी करने का मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में रिलेटिव जो उसकी दूरी होगी हमेशा ऐड होगी, चाहे वो एक ही दिशा में भागे, चाहे एक दूसरे के विपरीत दिशा में भागे, हमेशा एक दूसरे को पार करेंगी। तो क्या होगा जी, लंबाई जुट जाएगी। आइए यहां पे, लेकिन स्पीड क्या होगी, घटेगी। कब घटेगी, आप भाग रहे हैं 40 के स्पीड से, हम आपका पीछा कर रहे हैं 50 के स्पीड से। तो 40 के स्पीड से जितना दूरी आप तय कीजिएगा, हम भी 40 के स्पीड से उतना ही दूरी तय करेंगे। लेकिन जो 10 का स्पीड मेरा ज्यादा है, उसी स्पीड से धीरे धीरे करके आपको क्या करेंगे, पकड़ेंगे। तो जब भी हम किसी का पीछा करेंगे तो स्पीड हमेशा घटेगा, लेकिन लंबाई क्या होगी, जुड़ जाएगी। उसी तरह इधर आइए, अब की बार यह ट्रेन इधर से जा रही है ऐसे,
और एक दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है। ठीक है जी। अब की बार क्या होगा, तो वही फॉर्मूला है, टाइम बराबर दूरी बटे में क्या जी, स्पीड। तो चाहे एक ही दिशा में जाएं, चाहे एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएं, हमेशा लंबाई ऐड होगा। मैंने आपको दिखा दिया करके, लेकिन स्पीड क्या होगा देखिएगा, आप फील कीजिएगा। कभी ट्रेन से जाते होंगे, आपकी ट्रेन भी गति में हो, इधर से एक ट्रेन क्रॉस करती हो, तो लगता होगा स्पीड काफी बढ़ गया, बहुत जोर से आवाज आने लगता है। या फिर कभी साइकिल या बाइक से ही जाइए और आपके विपरीत एक ट्रक गुजरे, तो ऐसा लगता है कि कितना तेज में शहद निकल गया, ऐसे लगता है ना जी। तो क्या होता है, दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। जैसे यह 30 के स्पीड से आ रहा है, यह 40 के स्पीड से आ रहा है, तो उस समय यह 70 के स्पीड से क्रॉस करेगी एकदम जल्दी से, आवाज भी आता है सन ऐसे करके। तो इसका मतलब है कि जब कोई ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी तो दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो यहां क्या हो जाएगा, S1 प्लस क्या हो जाएगा जी, S2। तो यही आपका रिलेटिव स्पीड है कि अगर दोनों ट्रेन गति में है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी तो स्पीड जुटेगा, एक ही दिशा में जाएगी तो क्या होगा, घटेगा। फिर से सुनिए, एक ही दिशा में जाने पर रिलेटिव स्पीड घटेगा और एक दूसरे के विपरीत आने पर रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जुटेगा। लेकिन डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी डिस्टेंस ऐड होगा और यहां भी डिस्टेंस क्या होगा, ऐड होगा। चलिए अगला कंसेप्ट। अब कह रहा कि यदि कोई ट्रेन एक चलते हुए आदमी को क्या करे जी, एक चलते हुए आदमी को पार करे। तो अभी आपने देखा कि अगर कोई आदमी, एक सुंदर सा आदमी है ऐसे, और यह भी चल रहा है, यह भी गति में है, यह भी गति में है, और एक ट्रेन आई। चलिए पहले दोनों कंडीशन लिख दे। यहां भी आपका दो कंडीशन होगा। पहला कंडीशन क्या होगा जी, कि हो सकता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जाए, सेम डायरेक्शन में। हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाए, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों कंडीशन हो सकता है। आइए तो देखा जाए। सेम डायरेक्शन जाएगा तो ऐसे होगा कि यहां से एक आदमी भाग रहा है, कुछ ना कुछ स्पीड में भाग रहा है, मान लेते हैं कि S2 के स्पीड से भाग रहा है, और एक ट्रेन इसका पीछा कर रही है। एक ट्रेन इसका क्या कर रही है जी, पीछा कर रही है। इसकी स्पीड S1 है, इसकी लंबाई होती है, इसकी लंबाई तो 0 होती है, ट्रेन के सामने इसकी लंबाई क्या होती है, 0। तो टाइम बराबर क्या होता है जी, दूरी बटे में स्पीड। तो जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है, मतलब अपनी लंबाई को ही पार करती है। लेकिन अब की बार आदमी भी गति में है, तभी सीखा है कि जब आप किसी का पीछा कीजिएगा ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घट जाता है। यानी यह ज्यादा स्पीड होगा, यह कम होगा, तो कहिएगा S1 में से S2 घटा देंगे। तो यही आपका फॉर्मूला हो गया कि रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होगा, एक ही दिशा में जाने पर घटेगा। यही चीज कि अगर ट्रेन जा रही है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आदमी आ रहा है, यानी आदमी आ रहा है इधर से, यह आ रही है S1 के स्पीड से और आदमी आ रहा है S2 के स्पीड से, तो यहां टाइम क्या होगा, टाइम बराबर तो वही होता है दूरी बटे में क्या जी, स्पीड। जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी, मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या होगा जी, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। हर जगह यही फॉर्मूला रहेगा, यानी कि फॉर्मूला बदलेगा, बस डिपेंड करता है कि पार किसको कर रहा है। ट्रेन को पार करेगा, दोनों की लंबाई ऐड होगी, आदमी को पार करेगा, केवल ट्रेन की लंबाई ऐड होगी। लेकिन अगर आप सेम डायरेक्शन में जाएंगे, दोनों की स्पीड घटेगी, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, दोनों की स्पीड क्या होगी, जुटेगी। यही रिलेटिव स्पीड का कहानी है। चलिए अब एक बात समझिएगा, बहुत कलाकार बच्चा सब होता है, कहेगा सर इसी तरह आ रहा है तो कट के मर नहीं जाएगा। कैसे कट के मर जाएगा, ये किसी और रास्ते से जा रहा होगा, ये किसी और रास्ते से आ रहा होगा। उसी तरह पीछे में भी ये नहीं कि दोनों ट्रेन एक ही जगह पे नहीं आ रही है कि रेलवे लाइन पे, या किसी और ट्रैक पे जा रही होगी, या किसी और ट्रैक पे आ रही होगी, ये नहीं कि एक्सीडेंट करा दीजिएगा, ठीक है जी। अभी रेलवे का फॉर्म आया हुआ भी है, तो यह किसी और लाइन पे, यह किसी और लाइन पे, तो इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। ये मत कहिएगा सर आप बताए कहां थे, तो छोटी छोटी बातें नहीं बताया जाता है। लास्ट थ्योरी और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी, 99% बच्चों को एक टॉपिक कंफ्यूज करता है। लास्ट थ्योरी है और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और कौन सा थ्योरी का ही पार्ट है जी, तो कहिएगा कि यही तीसरा और चौथा दोनों पार्ट मिलाकर ही पांचवा थ्योरी बना है। और बच्चों में 99% बच्चे इस कंसेप्ट लेकर कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए सबसे लास्ट पढ़ाया गया है कि इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट थ्योरी है, पांचवा थ्योरी। यहां क्या बोला है कि यदि एक ट्रेन
किसी दूसरी चलती हुई ट्रेन, देखिए किसी दूसरी चलती हुई ट्रेन को नहीं, में बैठे एक व्यक्ति को पार करे। यही बच्चा कंफ्यूज होता है, यहां पे चलती ट्रेन को नहीं पार कर रहा है, उस ट्रेन में बैठा हुआ एक व्यक्ति है, उसको पार करके निकले तो क्या होगा। तो सेम वही कहानी होगा, जब जब दो वस्तुएं गति में होगी तो पहला कंडीशन होगा सेम डायरेक्शन, और दूसरा क्या होगा जी, अपोजिट डायरेक्शन। जब जब कोई कभी भी दो वस्तुएं गति में हो तो हमेशा ये दोनों कंसेप्ट होगा, सेम डायरेक्शन का भी और अपोजिट डायरेक्शन का भी। जैसे कि एक ट्रेन ये है, ये जा रही है जिधर, उसी तरफ दूसरी ट्रेन भी जा रही है, लेकिन इसके अंदर कोई व्यक्ति बैठा है। बैठे तो बहुत सारे व्यक्ति होंगे, लेकिन पर्सनली हमको इसी व्यक्ति पे फोकस करना है। तो ट्रेन को हमको इस ट्रेन से इस ट्रेन को पार नहीं कराना है, केवल मतलब इस व्यक्ति को पार कराने से। तो आइएगा, इसकी स्पीड s1 होगी और इसकी स्पीड s2 होगी, ठीक है जी। तब सुनिएगा, अगर यह ट्रेन ऐसे जा रही है तो हमको पार ट्रेन को जब कराना रहता ना जी, तब कहते कि क्या होगा जी, यहां पे क्या होगा कि दोनों की लंबाई ऐड होगी। जब यह ट्रेन इस ट्रेन को पार करती तब, लेकिन हमको ट्रेन को नहीं पार कराना है, ट्रेन में बैठा जो आदमी है उसको पार कराना है। तो अभी आप पढ़े कि जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करता है तो आदमी की दूरी तो नगण्य होती है, केवल ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है। इसका मतलब कि यहां भी यही कंसेप्ट लगेगा कि टाइम बराबर दूरी बटे में स्पीड होता है। तो यहां केवल ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी, ना कि ट्रेन की लंबाई को, क्योंकि ट्रेन की थोड़े ना लंबाई पार कराना है जी, हमको बस इस आदमी को पार करके निकल जाए। देखिएगा, ट्रेन ऐसे आई, ऐसे पार करते हुए जैसे ही इस आदमी को पिछला बोगी पार करेगा तो हम कहेंगे कि आदमी को क्या कर गया पार, भले ही ट्रेन को पार करे चाहे ना करे। तो केवल आदमी को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई ही पार कर रही है। जैसे ही पिछला बोगी आदमी को क्रॉस कर गया तो हम कहेंगे कि आदमी को क्या कर गया, पार कर गया। तो यहीं पर बच्चा गलती करता है कि दोनों की लंबाई ऐड कर देता है। तो दोनों की लंबाई कब ऐड करेंगे, जब कहेगा कि इस ट्रेन को पार करे, लेकिन यहां तो आदमी को पार कर रहा है, तो केवल ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी। लेकिन दोनों ही ट्रेन गति में है तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में जाने पर बड़े वाले स्पीड में से दूसरे वाला छोटा वाला स्पीड क्या होता है, घट जाता है। तो स्पीड में रिलेटिव स्पीड लगेगा, लेकिन डिस्टेंस में केवल ट्रेन की लंबाई होगी। सेम यही कहानी कि अगर ट्रेन यह जा रही है इस डायरेक्शन में और दूसरी ट्रेन आ रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी स्पीड है s1, इसकी स्पीड है s2, और इसके बीच में यहां पे कहीं पे एक आदमी बैठा, कहीं भी बैठा होगा। फिर वही कहानी है कि दूसरे ट्रेन में बैठे एक आदमी को पार कर रही है। तो आदमी को पार कर रही है, इसका मतलब है कि ट्रेन केवल अपनी लंबाई को पार करेगी, क्योंकि इसकी लंबाई ट्रेन के सामने नगण्य है और दूसरी ट्रेन की लंबाई को तो पार करना नहीं है, केवल पार करना है इसमें बैठे एक व्यक्ति को। तो कहिएगा सर टाइम बराबर होता है दूरी बटे में स्पीड, यानी दूरी मतलब क्या, ट्रेन केवल यह अपनी लंबाई को पार करके निकलेगी। लेकिन जब दोनों ट्रेन गति में है और एक दूसरे कैसे अपोजिट आ रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ जी कि दोनों की स्पीडें आपस में क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो यही सबसे ज्यादा VBI कंसेप्ट था। बच्चे गलती क्या करते हैं, दोनों ट्रेन की लंबाई ऐड कर देते हैं, जबकि हमको ट्रेन को नहीं पार कराना था, उसमें बैठे व्यक्ति को पार कराना था। हाँ, दोनों ट्रेन गति में है तो एक ही दिशा में जाएगी, सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों का घट जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, जुड़ जाता है। आपका पूरा ट्रेन से जितना भी थ्योरी था एक एक करके मैंने टॉपिक वाइज क्या किया, समझा दिया है। चलिए एक लास्ट थ्योरी जो एवरेज में ऑलरेडी मैं पढ़ा दिया हूं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। औसत चाल, एवरेज स्पीड, इसका हिंदी क्या होगा जी, औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है जी, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बटे में कुल समय, टोटल दूरी बटे में कुल समय। यही आपका बेसिक फॉर्मूला होता है औसत चाल का। कुछ कंडीशनल फॉर्मूला भी होते हैं, कुछ कंडीशनल फॉर्मूला। कंडीशन क्या होगा कि दूरी बराबर हो, दूरी क्या हो जी, समान हो, दूरी समान हो, लेकिन स्पीड असमान हो।
तो इसके कुछ कंडीशनल फॉर्मूला भी होते हैं कि दूरी समान हो लेकिन स्पीड असमान हो। तो पहला कंडीशन पहला कि मान लीजिए यहां से चलकर हमको यहां जाना है, तो हम गए हैं x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और वापस आ रहे हैं उसी ठीक उतना ही दूरी में y किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। या फिर सुनिए, या इस पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, या अगर टोटल दूरी यहां से यहां तक जाना है, ठीक बीच में आधा, जितना आधा दूरी यहां, ठीक आधा दूरी यहां। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। जितना दूरी यहां से यहां गए ठीक उतना ही दूरी वापस है। इसी क्वेश्चन कैसे बोलेगा कि आधा दूरी आप जा रहे हैं x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और उसी का जो आधा दूरी है वह जा रहे हैं y किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों ही जगह दूरी क्या है, समान, लेकिन स्पीड अलग अलग है। तो क्वेश्चन कभी इस लैंग्वेज में पूछेगा, कभी क्वेश्चन इस लैंग्वेज में पूछेगा। तो यहां पे जो औसत चाल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जी, 2 गुने x गुने y बटे में x प्लस y। यह एक कंडीशनल फॉर्मूला है। कब अप्लाई होगा, जब दूरी बराबर हो लेकिन स्पीड बराबर ना हो। तो चाहे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछेगा या क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछेगा। आइए तो एक एग्जांपल इस पे करा दें। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, वह यहां से गया 25 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। ठीक है जी, इस 25 को हम काम करते हैं, इसको यहां लिख देते हैं 24 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, और वापस आ रहा है, वापस किस स्पीड से आ रहा है जी, कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जो कटाने में आसानी हो। चलिए इसको लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गया और वापस आ रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो कहेगा कि इसका औसत चाल क्या होगा बताइए। तो सिंपल सा बात, जितना दूर वह बंदा गया है ठीक उतना ही दूर वापस आया है, लेकिन जाने की स्पीड कुछ और, आने की स्पीड कुछ और। आप लोग बताइए तो आंसर क्या होगा। आज का क्लास बहुत अच्छा लगा सर, हाँ बिल्कुल अच्छा लगेगा। चलिए यहां देखिए, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू जाने का स्पीड कितना है जी 20 इंटू आने का स्पीड कितना है जी 30, और दोनों स्पीडों का योग। तो 30 और 20 को जोड़ने पर कितना होगा 50। अगर 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 4 बार तो गुना कर दीजिए, 12 दूनी क्या हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जाने और आने में जो आपकी औसत चाल है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। लास्ट एक और थ्योरी देख लीजिए। अगर मान लेते हैं कि इस पूरे दूरी को हम 3 बराबर बराबर दूरियों में बांट के तय करें, जितना ये पहला दूरी होगा ठीक उतना ही यह दूसरा दूरी होगा, ठीक उतना ही यह तीसरा दूरी होगा, यानी कि D1 बराबर होगा D2 के, बराबर होगा D3 के, यानी तीनों दूरी आपस में बराबर हो। तो दूरी तो बराबर है, लेकिन यहां से यहां तक आप गए हैं x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, अगली दूरी को आप तय कर रहे हैं y किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और अंतिम दूरी को आप तय कर रहे हैं z किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो वही बात हो गया कि तीनों दूरी बराबर है लेकिन स्पीड क्या है अलग अलग। तो क्या होगा औसत चाल का फॉर्मूला, औसत चाल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा जी, तो कहिएगा सर 3 गुने x गुने y गुने z बटे में x गुने y प्लस y गुने z प्लस z गुने x। तो यहां पे हो गया आपका फॉर्मूला। तो मैंने जो फॉर्मूले थे औसत चाल के उसको मैंने जल्दीबाजी पढ़ा दिया, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको आपको एवरेज में पढ़ा चुका हूं। तो औसत चाल का भी फॉर्मूला मैंने दिखा दिया। एक फॉर्मूला होता है किसी पे भी काम करेगा, जितने भी ट्रिक बने हैं इसी फॉर्मूला बने हैं। मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी इस चीज को मैं पढ़ा चुका हूं। तो इसी फॉर्मूले से सब फॉर्मूला निकल के आता है। तो ये कंडीशनल फॉर्मूला हो गया, ये ऑलराउंडर फॉर्मूला हो गया, हर जगह काम करेगा, इन सब क्वेश्चन पे भी काम करेगा। लेकिन यह कंडीशन कब काम करेगा, जब दूरी समान हो लेकिन स्पीड क्या हो अलग अलग। 2 वाले के लिए फॉर्मूला है 2xy बटे में x प्लस y। जब 3 दूरी हो और तीनों दूरी बराबर हो लेकिन स्पीड अलग अलग हो तब फॉर्मूला क्या होगा 3 गुने x गुने y गुने z बटे में xy प्लस में y गुने z और प्लस में z गुने x। चलो उम्मीद करता हूं कि सबको आज का मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल फिर इस थॉर के हथौड़े के साथ। चलिए थॉर का हथौड़ा बहुत काम किया आप लोग के लिए। चलिए इसी के साथ गुड नाइट ऑल ऑफ यू।